Vulva. Vulva. What is vestibule? Space Is between labia minora. labia minora. What is clitoris? Finger-like projection present at the junction of labia minora. Labia minora से covered होती है. Okay, urethra passes through clitoris. No. No, ma'am. No, ma'am. And this is a hollow structure. No, ma'am. कैसा No, स्ट्रक्चर है ये? कैसा स्ट्रक्चर है ये? Kidney swallow. सॉलिड है, इरेक्टाइल है, टाइनी? Erectile. ओके, वसुधा, आर यू देयर? वसुधा, मैं जिस बच्चे से बात करनी है, वसुधा प्लीज एक्सप्लेन करो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो भी आपको पता है. एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस होता है विच इज हेरी, विच इज द आउटर मोस्ट पार्ट एंड इट्स स्किनी एंड हेरी. मैम फिर उसके बाद आ जाता है लेबिया मेजोरा. इट इज ऑल्सो स्किनी एंड हेरी एंड इट इज लाइक पेयर्ड. एंड देन उसके बाद आ जाता है लेबिया माइनोरा विच इज नॉट हेरी बट लिटिल स्किनी. एंड देन मैम उसके बाद वेस्टिब्यूल आता है लेबिया माइनोरा में. उसके अंदर That दो is the अपर्चर्स space, होते हाँ. हैं, यूरिनरी अपर्चर. वेरी गुड. यस, वेस्टिब्यूल इज द ओपनिंग. एंड मैम then comes the clitoris, which is the finger-like projection on labia minora and which is solid and erectile. ओके, सॉलिड इरेक्टाइल को हमने क्या बोला? Clitoris. ओके, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, hymen is a sure indicator of virginity, yes or no? No, ma'am. नहीं. ओके, अब यहाँ तक आप में से किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम? कनाडा. बेटे बातें नहीं करनी, किसी की आवाज आ रही है. अब आपने नेक्स्ट करा था मेमोरी ग्लैंड्स. मेमोरी ग्लैंड में कितनी लोब्स होती है? 15 to 20 lobes. फिर से बताओ कितनी लोब्स होती है मेमोरी 15 to 20 lobes. मुझे वो सारा सीक्वेंस समझा सकते हैं? Yes, ma'am. Alveoli, mammary tubule, Alveoli, mammary mammary duct, tubule, mammary duct, Alveoli, mammary tubule, mammary duct, lactiferous mammary duct, and ampulla, outside. lactiferous duct and outside. तो बाहर खुलता है, आउटसाइड. तो हमने ना ऐसे याद करना है, एल्वेओलाई से शुरू, लैक्टिफेरस डक्ट से ओपन, लास्ट में आ गया, बीच में आपके पास TDA, पहले टिब्यूल, फिर डक्ट, फिर एम्पुला. बोलो क्या क्या? Duct and ampulla. टिब्यूल, डक्ट एंड एम्पुला. बेटा मुझे ना लग रहा है आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे या तो कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं. ये ना अटक गया है, जो ये है ओपन बोर्ड ना, ये हैंग हो गया. प्लस का साइन आ रहा है, इट्स नॉट वर्किंग. हम रीस्टार्ट कर लो. रीस्टार्ट क्या करूं बताओ? अब अपनी ट्रिक करो. विंडो वाला बटन दबाऊं? तो ये लागे क्यों बैठा? कीबोर्ड पे विंडो वाला क्या बटन पर दबाऊं? पढ़ा था और स्पेस के साथ होगा. स्पेस के साथ ही होता है. और नेट के स्पेस बार के साथ, हाँ, वो जो विंडो वाला साइन है जिसमें Window चार. Yes, ma'am. Yes, Yes, yes. ma'am. उसे प्रेस करके क्या करूं? मैम वहाँ पे आपको ओपन बोर्ड का शो. एक टास्क बार आ गया, अब क्या करूं? हाँ जी, आ रहा है. क्लोज कर दूं, उसे बंद कर दूं? हाँ, हो गया बंद. ठीक है, ये तो तुमने कमाल कर दिया. मैं सोच रही थी कि मुझे एग्जिट करना पड़ेगा. वेरी गुड. अच्छा, ये फिर से वापस वहीं पहुंच गया, पर अब ये चल रहा है. ओके, थैंक यू. ओके, गुड गुड गुड. चलो जी, अपना काम हो गया. मुझे लग रहा था ये तो गड़बड़ हो गया. आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया. तुम्हें तो बहुत नॉलेज है कंप्यूटर की, है ना? अच्छा, अब ओपन बोर्ड को दोबारा खोल बंद करके करूँ ना, नहीं तो ये फिर तंग करेगा मुझे. हाइड किया पर ये अब यही नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ तो कर रहा है ये. अब इसमें सिग्नल नहीं है पेन में. अब पेन ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी. अब क्या करूं?
हाँ खुला है ना, क्विट कर देते हैं एक बार, ओपन बोर्ड बाद में खोलेंगे। चलो पहले हम ना एक काम करते हैं, 2 मिनट इसको रेस्ट देते हैं, तब तक मैं तुमसे डिस्कस कर लेती हूँ जो हमने आज करना है। पहले मैंने तुम्हें कल मेमोरी ग्लैंड्स में लैक्टेशन शुरू कराई थी, है ना? Yes, ma'am. लैक्टेशन में मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, Prolactin. एक्ट करता है? Oxytocin. प्रोड्यूसिंग हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन है, और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन जो है वो Oxytocin. ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मायो एपिथेलियल सेल्स पे काम करता है? Oxytocin. मायो एपिथेलियल सेल्स पे काम करता है। और आपको ये पता है जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो प्यूबर्टी पे डेवलप करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Estrogen. प्यूबर्टी पे डेवलप करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, वो दोबारा डेवलप करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Progesterone. और लैक्टेशन के टाइम उनमें जो ग्रोथ होती है दैट इज Prolactin. और मायो एपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Oxytocin. ऐसे किसी ग्लैंड का नाम बताओ जिसमें किसकी सिक्रीशन में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन Mammary glands. मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब शेयर हो रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. फर्स्ट मिल्क व्हिच कम्स आफ्टर द डिलीवरी दैट इज कॉल्ड, और ये बच्चे को या फीटस को किसको पैसिव इम्यूनिटी देता है? बच्चे को ma'am. मैं फीटस लिखूंगी तो ठीक होगी स्टेटमेंट? No, ma'am. फीटस मिल्क पे फीड नहीं करता, न्यूबॉर्न बेबी मिल्क पे फीड करता है। मिल्क में कौन से एंटीबॉडीज होते हैं? ये येलो कलर्ड है, दिस इज रिच इन प्रोटीन्स, दिस इज रिच इन एंटीबॉडी एंड इट गिव्स पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न बेबी। डाउट? अब हम मेमोरी ग्लैंड्स और लैक्टेशन के टॉपिक को फटाफट से कंप्लीट कर लें, ठीक है ना? हम टेस्ट डिस्कस करना था। हाँ बेटा, टेस्ट अभी डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट में, ठीक है? पहले मेमोरी ग्लैंड खत्म करके ना फिर अगले टॉपिक शुरू करने से पहले हम टेस्ट डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मैंने वो आपको लिखवा दिया कि मेमोरी ग्लैंड्स प्रेगनेंसी में डिफरेंशिएट होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ Pregnancy. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Prolactin. और मेरे बच्चों को अच्छे से याद है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन का नाम क्या होता है? हालांकि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन का नाम क्या होता है? Oxytocin. ओके, यहाँ तक आपने लिख लिया था? Yes, ma'am. मैम ये पर नोट करनी थी। अच्छा कर लो नोट। जी बेटा। हम ये थर्ड पॉइंट प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हो आप? जी, मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट बेटा, जब ना फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है ना, मेमोरी ग्लैंड तो तभी बन जाते हैं, बट तब वो सिर्फ ग्रो करते हैं, उनमें डक्टल सिस्टम होता है, बहुत अच्छी एल्विलाई नहीं होती, और डक्टल सिस्टम किसके इन्फ्लुएंस में बनता है? एस्ट्रोजन। फिर वही जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ये मेमोरी ग्लैंड का भी साइज बढ़ता है, उसमें एल्विलाई बनती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है जी? और कोई डाउट हो मेरे बच्चे को? अच्छा, डक्टल सिस्टम किसके लिए लेना है? अकेला एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन भी? दोनों ले एस्ट्रोजन होगा और एल्विलाई के लिए मेनली प्रोजेस्टेरोन. ओके, और फर्स्ट मिल्क व्हिच कम्स आफ्टर डिलीवरी? क्लोस्ट्रम. आगे बढ़े? यस मैम. अगर मैं आपसे पूछूं मिल्क की कंपोजिशन क्या होती है तो आप क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पूछती जाती हूँ, आप मुझे बताओ कैसीन. मिल्क में प्रोटीन कौन सा होता है? कैसीन प्रोटीन. मिल्क में शुगर कौन सा होता है? लैक्टोज. लैक्टोज शुगर, मिल्क शुगर. एल्ब्यूमिन भी होता है, केसीन भी होता है, और शुगर की अगर बात बोलोगे लैक्टोज शुगर. याद है लैक्टोज शुगर एक डाइसेक्राइड है? यस मैम. मिल्क में सारे मिनरल्स होते हैं. अच्छा तुम बताओ, तुमने कभी गाय का दूध पिया? यस मैम. कहते हैं बच्चों को लोग देते हैं ना, वाइट से ब्रेन के लिए अच्छा होता है. यस मैम. ह्यूमन मिल्क जो होता है ना, दैट इज पुअर इन आयरन एंड विटामिन सी. इसका ये मतलब है कि है तो सही, ऑफ कोर्स कम है, बाकी मिल्क में तो होता ही नहीं. किसी भी मिल्क में, काओ, बफलो के, विटामिन सी नहीं होता. विटामिन सी इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क. तभी जो बच्चे मदर मिल्क पे फीड करते हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा होता है. अब छोटे बच्चे को विटामिन सी से ना न्यूरॉन बहुत अच्छे डेवलप होते हैं,
अब छोटे बेबी को ना तुम आर्टिफिशियल विटामिन दे सकते पैदा हुए बच्चे को, ना तुम उसको ऑरेंज दे सकते भी, ले बेटे तू ऑरेंज चूस ले तेरा दिमाग अच्छा होगा, दे सकते हो बताओ मुझे? नो मैम, No, ma'am. नो मैम। मदर मिल्क लेने से उसका ब्रेन होता है, वो नहीं होता मूवीज में, सुना नहीं वो सीन आपने, किसी को वो करना हो, थ्रेट करना हो, या क्या होता है ललकारना हो, क्या कहते हैं माँ का दूध पिया है तो बाहर आ, यही बोलते हैं ना? Yes, Yes, ma'am. ये तो नहीं यस कहते मैम। बॉटल वाला दूध पिया है तो आ जा फिर, है ना? तो दिस मिल्क, ये जो मिल्क है ना ये बहुत हेल्दी होता है। मतलब ह्यूमन मिल्क एक ऐसा मिल्क है कि आप ये समझ लो कि इसमें जो बच्चे ग्रो करते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है थ्रू आउट लाइफ, उनमें न्यूरॉन लेवल बहुत अच्छा होता है, आयरन भी इसमें होता है, अनीमिया, मतलब कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बल्कि आपको पता है, आप हैरान हो जाओगे सुन के, डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं कि शुरू के 6 मंथ्स बच्चे को वाटर भी नहीं देना, उसे टोटली किसके ऊपर फीड करना है? मदर में Mother Mother's milk. milk. 6 मंथ्स के लिए। इवन अगर बच्चा गर्मियों में भी पैदा हुआ है तो उसे मदर मिल्क पे ही फीड करना है। और लोग पता क्या करते हैं, डॉक्टर मना करते हैं, जो छुप छुप के उसको बॉटल्स फीडर लगा देते हैं, और फिर बच्चे का दिमाग भैंसे जैसा बनता है, इंटेलिजेंस लेवल पुअर हो जाता है। बताओ क्यों? और प्रॉब्लम्स, और क्योंकि जो बफलो का दूध होता है ना, बफलो का दूध, गाय का तो फिर भी ठीक है, बफलो के दूध में फैट बहुत होता है, और बड़े बड़े मोटे मोटे फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, बच्चा उसे पचा ही नहीं सकता, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता, तो फिर उसकी बॉडी में टॉक्सिक्स बनते हैं, विच इज़ नॉट हेल्थी, प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कौन सा मिल्क देना चाहिए? Mother's milk. Mother's milk. अगर किसी की मदर की डेथ हो गई हो, या किसी की मदर को लैक्टेशन नहीं हो रही, तो वहाँ हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, तुम्हें बताएंगे। हमने ऐसी काउ जनरेट की है बायोटेक्नोलॉजिकली, जिसका मिल्क काफी ह्यूमन मिल्क को रिजेंबल करता है, समझ रहे हो? बट आप ये नहीं कि किसी भी जानवर का दूध आप छोटे बेबी को बढ़ा पिला दो। अच्छा आप ये मुझे बताओ, आपको पता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन है, वो मदर की बॉडी से मिल्क की इजेक्शन को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, ये सुनो। Yes. Yes, Yes. ma'am. जो न्यू मदर्स होती है ना, उन्हें कहा जाता है कि आपने बच्चे की तरफ देखना है, उसे सहलाना है, उससे बात करनी है, तो मिल्क का प्रोडक्शन फास्ट होगा। अब देखो, एक दो क्वेश्चन +1 में कराए थे तुम्हें, oozing of milk when baby sucks the nipple, वो कौन सा रिफ्लेक्स है? कंडीशनल या अनकंडीशनल? Unconditional. Unconditional. बट oozing of when milk का ooze when at the sound of the baby, at the cry of the baby, माँ बच्चे को, जो लैक्टेटिंग मदर होती है ना, जो मिल्क दे रही होती है, वो बच्चे की आवाज सुन के, उसको देख के मिल्क ऊज आउट हो जाता है, ये कैसा रिफ्लेक्स है? कंडीशनल। Conditioned ये उसको reflex. प्यार हुआ तो बच्चे से, अगर उसको बच्चे से अटैचमेंट ही नहीं है तो थोड़ी बच्चे को रोता देख के मिल्क का ऊज आउट हो जाएगा। तो एट द साइट ऑफ द बेबी, साउंड ऑफ द बेबी, क्राई ऑफ द बेबी, मदर के मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क ऊज आउट होने लग जाता है, तो ये कंडीशनल रिफ्लेक्स। एक तुम्हारी पुरानी एनसीईआरटी लिखती थी कि मिल्क हैज सम इनहिबिटरी पेप्टाइड, मिल्क में अपने अंदर इनहिबिटरी पेप्टाइड होते हैं जो उसकी खुद की प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, समझ रहे हो ना? सो इफ मिल्क इज accumulated in the mammary gland, it will inhibit its own production. तो इसका मतलब मिल्क को मेमोरी ग्लैंड में इकट्ठे होने नहीं देना चाहिए, समझ गए? Yes, ma'am. मैं फिर बताती हूँ। इफ मिल्क इज accumulated in the mammary gland, अगर वो रुक गया तो इट विल इनहिबिट Own production. इट्स प्रोडक्शन, वो अपनी खुद की ही प्रोडक्शन को इनहिबिट करना शुरू हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर सिखाता है कि बच्चे को फुली फीड करो। अगर बच्चा मान लीजिए सो गया या वो और फीड नहीं करना चाहता, तो मेमोरी ग्लैंड को प्रेस करके, बल्कि स्पेशल अपरेटस भी आते हैं जो निप्पल्स के ऊपर लगा दिए जाते हैं ताकि मिल्क ऊज आउट हो जाए। इवन जब हम अपने एनिमल्स की मिल्किंग करते हैं, उनमें भी अडर हमें कंप्लीटली खाली करना होता है, अगर हम नहीं करेंगे तो मिल्क का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा, समझ गए ना? अब जब फीमेल ने मान लीजिए मिल्क देना बंद करना है तो क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड में कुछ देर मिल्क पड़ा रहेगा और धीरे धीरे उसकी प्रोडक्शन अपने आप क्या हो जाएगी? सीज हो कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी. जाएगी। मिल्क में ही एक इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है जो उसकी खुद की ही प्रोडक्शन को रोक देता है, इसलिए मिल्क शुड नॉट बी एक्यूमुलेटेड विद इन द मेमोरी ग्लैंड, समझ गए? इकट्ठा रहेगा, उसमें पड़ा रहेगा तो अपनी प्रोडक्शन रोकता रहेगा।
और मैंने अभी आपको ये लाइन भी बोली थी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ये ऑक्सीटोसिन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं, तो मिल्क की प्रोडक्शन को कम करते हैं। ये क्या करता है बताओ मुझे? ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को कम करते डिप्रेस कर देता है, तो मिल्क रिलीज नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। तो कोई डर नहीं होना चाहिए, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, कोई घबराहट, उससे मिल्क की प्रोडक्शन कम होती है। तो अ लैक्टेटिंग मदर शुड बी हैप्पी, ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से फीड कर सके। शी शुड बी प्रॉपर्ली नरिश्ड। अब मिल्क आने के लिए उसकी नरिशमेंट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना हमें, यस और नो? Yes, ma'am. And first milk which comes after the delivery is called Colostrum. बच्चे की हेल्दी ग्रोथ के लिए मैं इनिशियल फ्यू मंथ्स बच्चे को किस पे फीड किया जाता है? Mother Mother's milk. milk. कितने लोब्यूल्स होते हैं इसमें? 15 to 20 lobules. एल्वेलाई की सेल्स मिल्क सिक्रीट करती हैं और अपनी कैविटी में ही क्या करती हैं? स्टोर कर लेती है। बताओ जी, यहाँ तक अब मेरे किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम? मैम जी बेटा। मैम जो ये आपने ब्रैकेट में लिखा है इट इज पुअर इन आयरन एंड विटामिन सी, मतलब काउ मिल्क होता है जो आप कह रहे हैं? होता ही नहीं ना, ऑफ कोर्स ह्यूमन मिल्क में है विटामिन सी और आयरन, ये बहुत ही रेयर मिल्क्स में होता है, बट ह्यूमन मिल्क में है, बट ये है उसमें भी कम। दिस इज पुअर बट स्टिल दीज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट जो नॉर्मली मिल्क में होते ही नहीं। ठीक है, ओके। बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे हेल्दी डाइट होती है मदर्स मिल्क। और अब आप अगर लैक्टेटिंग मदर की डाइट अच्छी देते हो, आप सोच सकते हो एक नर्सिंग फीमेल, ह्यूमन फीमेल कैन प्रोड्यूस 1.5 to 2 liters ऑफ मिल्क पर डे इफ प्रॉपर्ली नरिश्ड हो, प्रॉपर हाइड्रेटेड हो। तो और मिल्क की अगर उसकी डाइट में विटामिन्स मिनरल्स पूरे होंगे तो मिल्क विल बी ए कंप्लीट फूड फॉर द चाइल्ड। पर मिल्क मेमोरी ग्लैंड में इकट्ठा होता है तो अपनी प्रोडक्शन को क्या करता है? इनहिबिट। कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कई सिंपैथेटिक सिस्टम की स्टिमुलेशंस हैं, वो भी ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन को क्या करती हैं? कम। कोई डाउट? ऐसे कोई ग्लैंड बताओ जिसकी सिक्रीशन में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। Sweat glands. Pectoralis major and ribs, they are the part of mammary glands? यस मैम। No. Yeah, ma'am. Pectoralis major muscles हैं, ribs हैं, क्या वो mammary gland का पार्ट है? No, ma'am. नो मैम। फिर तुमने क्यों बोला वो उसका पार्ट है? वो तो बल्कि ऊपर पड़े हुए हैं। Rest करती है। यस मैम। ये देखो ना डायग्राम है, तो ये इसके ऊपर पड़े हुए हैं। मेमोरी ग्लैंड में कितनी लोब्स होती है? 15 to 20. आपको किसी को इन हार्मोन्स में तो प्रॉब्लम नहीं है ना? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन का नाम बताओ। Prolactin. मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। Oxytocin. काऊ का मिल्क नमकीन सा होता है ना, उसमें सोडियम ज्यादा होता है बेटा। काऊ का मिल्क ना, उसमें सोडियम, नमक नमकीन होता है अगर कभी पिया हो आपने, ये सुनो। Yes, ma'am. हल्का सा ना उसका नमकीन सा टेस्ट आएगा। जो भैंस का दूध पीते हैं बफलो वाला, उनको उसमें हल्का नमकीन लगता है क्योंकि रिलेटिवली उसमें सोडियम ज्यादा होता है। बाकी मिनरल सारे बफलो के मिल्क में ज्यादा है। फैट भी ज्यादा बफलो के मिल्क में है, फैट का ग्लोब्यूल का साइज भी ज्यादा बफलो के मिल्क में है। पर काऊ का मिल्क जो होता है उसमें उतना फैट होता है जो इवन बेबी भी डाइजेस्ट कर सकता। इसलिए लोग बच्चों को काऊ का मिल्क प्रेफर करते हैं देना। तभी तो काऊ को माता कहा जाता है, पता है ना आपको, वर्शिप की जाती है। उसके कई ऐसी चीजें हैं उसमें, उसके मिल्क में नॉर्मली उसके मिल्क में कंटामिनेशन भी कम होती है एज कम्पेयर टू बफलो मिल्क। ठीक है, रिलेटिवली कम होती है। अगर मदर मिल्क ना अवेलेबल हो तो फिर हम काऊ के मिल्क पे डिपेंड करते हैं। जी बेटा। मैम जो आपने लास्ट लाइन लिखी है मिल्क हैज सम इनहिबिटरी पेप्टाइड्स वाली। हाँ जी, दोबारा बताऊं? अगर मेमोरी ग्लैंड में मिल्क इकट्ठा हो जाए ना तो वो जो इनहिबिटरी पेप्टाइड है वो खुद की ही प्रोडक्शन को रोक लेगा। इसलिए सिखाया जाता है मदर्स को कि मिल्क को ऊज आउट करके निकाल दो। अगर बच्चे ने मिल्क ले लिया है और अभी भी मेमोरी, क्योंकि ना जो लैक्टेटिंग मदर उनको हैवी हैवी फील हो जाती है ना, सपोज उनको मिल्क है मेमोरी ग्लैंड में तो दे कैन फील इट भी, हाँ पेन होगा, टेंडर हो जाएगी, वो हैवीनेस फील होगा उसमें।
तो उनको बच्चे ने फीड कर लिया तो वो फिर नॉर्मल हो जाती है। अगर बच्चा फीड किया है स्टिल उन्हें लगता है कि अभी मिल्क बहुत है तो उनको वो मिल्क वूज आउट कर देना चाहिए ताकि मिल्क की प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे। जब बच्चे का वीनिंग कहते हैं, वीनिंग मतलब जब उसे कुछ और खाने पे शिफ्ट करना है, अब मदर चाहती है कि वो और फीड ना करे तो बस वो रोक देगी तो मिल्क थोड़ी देर इकट्ठा रहेगा और उसकी प्रोडक्शन फटाफट से कम होती चली जाएगी। समझ गए ना? यस मैम। ओके मैम। और इनके सोर्स एक बार आप देख लो। हार्मोनल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था भी मैं आपको कराती रहूंगी। बताओ जरा ऑक्सीटोसिन का सोर्स। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। यू नो हाइपोथैलेमस ने इसको प्रोड्यूस किया और रिलीज किसने किया? न्यूरोहाइपोफाइसिस। आपको मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रोलैक्टिन किसने बनाया? एडिनोहाइपोफाइसिस। हाइपोथैलेमस थोड़ी बनाता, एडिनो हाइपोफाइसिस बनाता। और एक ऐसा हार्मोन बताओ विच इज अंडर प्रीडोमिनेट इनहिबिटरी कंट्रोल थ्रू डोपामिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। तुम्हें याद है ये? जैसे किसी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, नीट का क्वेश्चन है कि ऐसा हार्मोन जो नॉर्मली इनहिबिट ही रहता है। प्रोलैक्टिन इज अंडर प्रीडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल थ्रू डोपामिन। जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है ना वो डोपामिन होता है। क्योंकि देखो ना बॉयज में तो मेल्स में तो वैसे ही मिल्क नहीं कभी बनना, प्रोलैक्टिन इनहिबिट रहेगा। फीमेल्स में भी अगर कोई फीमेल की एज मान लो हम लगाते हैं 60 साल 70 साल है, उसमें उसने लैक्टेट किया, मान लो उसके 2 किड्स हैं, उसने लैक्टेट किया 4 इयर्स, तो सिर्फ 4 इयर्स ही प्रोलैक्टिन बना ना, बाकी टाइम तो वो इनहिबिट ही रहेगा। ये सुनो, ये सुनो, ऐसा कोई हार्मोन बताओ जिंदगी में ज्यादातर इनहिबिट ही रहता है। लो जी, this finishes everything regarding this part. प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो होता है वो डोपामिन होता है। क्या होता है? डोपामिन। This finishes everything regarding mammary gland and lactation. एक्सटर्नल जेनिटेलिया कर लिया, ग्राफिन फॉलिकल्स कर ली, वजाइना कर ली। इस टेस्ट का भी ये वाला पार्ट हो चुका है। अब हमने आज मैंने तुम्हें कहा था कि हमने पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, बोला था। पहले करते हैं मेल सिस्टम और फीमेल सिस्टम का कंपैरिजन, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू कर देंगे। तुमने वो स्पर्मेटोजेनेसिस का फ्लो चार्ट बना लिया, मतलब सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल का? यस मैम। ठीक है, सिर्फ अभी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल ही पढ़ेंगे। उतना जितना इसमें चाहिए उतना मैं पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें, और हार्मोनल कंट्रोल जो है वो डिस्कस जरूर कर देती हूँ ताकि तुम्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल में यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। बट मेल और फीमेल सिस्टम का कंपैरिजन है, उनमें कुछ होमोलोगस पार्ट्स हैं। बताओ प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल इज होमोलोगस टू व्हिच पार्ट ऑफ फीमेल्स? बताओ। पैरायूरेथ्रल। कॉपर्स ग्लैंड आएगा तो बार्थोलिन ग्लैंड। टर्मिनल वेसिकल आएगा तो यूटेरस। वीनस आएगा तो स्क्रोटम आएगा तो लेबिया मेजर। देखो फीमेल सिस्टम और मेल सिस्टम के कुछ पार्ट आपस में होमोलोगस हैं। बोलो क्या है? मैं तुम्हें पहले, तुम लिखना मत, हाँ मैं तुम्हें पहले बताती हूँ फिर लिखना। बताओ जरा कॉपर्स ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, फिर आगे प्रोस्टेट ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स, टर्मिनल वेसिकल, यूटेरस, टेस्टिस, ovaries, penis, clitoris, glans penis, glans clitoris, glans clitoridis, okay, then tell me labia majora,
Scrotum. Scrotum. ये नोट कर लीजिए, ये मेल और फीमेल सिस्टम के कुछ पार्ट है जो आपस में होमोलोगस है। तुम पढ़ोगे एवोल्यूशन में, इनका ओरिजिन, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ओरिजिन सेम होता है, समझ गए? फंक्शन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट इनका ओरिजिन सेम होता है, तो ये आपस में होमोलोगस होते हैं। इवन लेबिया माइनोरा जो होता है ना फीमेल्स में, और वेस्टिब्यूल, उसके भी होमोलोगस पार्ट हैं। यूरेथ्रा, इसमें आता है पिनाइल यूरेथ्रा, उसमें आता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये पार्ट आपस में क्या है बताओ? होमोलोगस। आप मुझे सुना दीजिए। कॉर्पस ग्लैंड, Bartholin's gland. प्रोस्टेट ग्लैंड, Paraurethral gland. लैमिनल वेसिकल, Uterus. टेस्टिस, Ovaries. penis, Clitoris. glans penis, Clitoris. scrotum, Labia majora. penile urethra with labia minora, membranous urethra with vestibule. Vestibule. These are the parts which are homologous to each other. तो हमने एक्सटर्नल जेनेटेलिया किया, लैक्टेशन किया, मेमरी ग्लैंड्स किए, और हमने फीमेल और मेल सिस्टम को कंपैरिजन में किया। अब जो तुम होमवर्क करके आए थे पहले वो करेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट? ओके, तुम थोड़ा सा होमवर्क करके आए हो, वो मैं बताती हूँ तुमने क्या किया। तुमने 2 टॉपिक किए। आई एम सॉरी, तुम अभी लिख रहे हो? Yes, ma'am. लिख लो, आराम से लिख लो। वैसे कोई बच्चा इसे रिपीट भी कर दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Ma'am, may I repeat? मैम वही 3 नाम, कोई नया बच्चा आ जाए आज। मैम रिया, रिया तो बहुत बार आ गई अब। मैम हमें करने तो मैम दिया, यामिनी, दिया, मैम दिया, जतिन आएगा, जतिन। हाँ जी जतिन। मैम कॉपर्स ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, यूट्रस, टेस्टिस, ओवरीज, पेनिस, क्लाइटोरिस, ग्लैंड्स पेनिस, ग्लैंड्स क्लाइटोरिस, स्क्रोटम, लेबिया मेजोरा, पेनाइल यूरेथ्रा, लेबिया माइनोरा, मेम्ब्रेन यूरेथ्रा, वेस्टिब्यूल। शाबाश, याद भी हो गए कि देख के बताएं? याद भी हो गए। शाबाश। और किसे याद हुआ? यामिनी चल सुना, यामिनी सुनाएगी। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो होमोलोगस पार्ट्स हैं, मेल में होमोलोगस पता है यामिनी क्या होता है? यस मैम, मतलब जो सेम, मतलब जो मेल और फीमेल में मतलब सेम तरीके से होते हैं। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, ओरिजिन सेम होता है मैम। रीजन सेम हो, फंक्शन शाबाश। हाँ बोलो। कॉपर्स ग्लैंड फीमेल्स में बार्थोलिन ग्लैंड होता है, और जो मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो फीमेल्स में पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होता है। मेल्स में टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरीज, मेल्स में सेमिनल वेस्टिकल, फीमेल्स में यूटेरस, मेल्स में पेनिस और फीमेल्स में क्लाइटोरिस, फिर मेल्स में स्क्रोटम, फीमेल्स में लेबिया मेजोरा, मेल्स में पिनाइल यूरेथ्रा, फीमेल्स में लेबिया माइनोरा, और मेल्स में मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, फीमेल्स में वेस्टिब्यूल। ये बताओ, अच्छे से याद हो गया? यस मैम। मेमरी ग्लैंड की लोब्स भी याद हो गई आपको? यस मैम। 15 to 20 और वो सीक्वेंस पहले आया वेरी गुड। ये भी ना बात, आज मजा आ रहा है बैच नंबर 7। आज तो तुम बहुत ही अच्छे बच्चे लग रहे हो मुझे। अच्छा ये बताओ, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन के फटाफट नाम। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन सा ऐसा हार्मोन है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो डक्टल सिस्टम डेवलप करता है? एस्ट्रोजन डक्टल सिस्टम और प्रोजेस्टेरोन एल्वियोलाई। से हमें पता है कि प्रोजेस्टेरोन का थोड़ा बहुत डक्टल सिस्टम में भी रोल है, बट हमने प्रेफर ऐसे किया है ना। यस मैम। तो आगे बढ़ जाए। यस मैम। लो जी, अब है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis तो बाद में, बट वो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ने से ये सारे टॉपिक रिलेटेड हैं।
तो आज मैं अपने बच्चों को जो टॉपिक कराने जा रही हूँ वो घर से भी करके लाए हैं। टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। मैं हार्मोन्स पहले लेना चाहती हूँ, फिर मैं क्या करूँगी, मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा पढ़ाऊंगी, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पूरा पढ़ाऊंगी। बहुत ही मजा आएगा। अब ये तीनों चारों टॉपिक आपके बहुत इंटरेस्टिंग है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मैम जी पुत्र। मैम शेड्यूल आ गया? हाँ हाँ मैम वो बता दो प्लीज एक बार। तुम्हें बताया नहीं मैंने? नो मैम। 3rd को छुट्टी, 7th को छुट्टी, 11th को छुट्टी, 14th को छुट्टी और 15 को आपका टेस्ट। इतनी छुट्टियां? नहीं 4 ही हैं, 3, 7, 11, 14, 15 को टेस्ट। और पहली छुट्टी 3 को होगी, फिर 3 दिन क्लास, 4, 5, 6, फिर 8, 9, 10, फिर बस लास्ट में 12, 13, 14 की छुट्टी, 15 को टेस्ट। और अप टू इम्प्लांटेशन है मेरा सिलेबस, और उसमें लैक्टेशन भी आएगा। एनसीईआरटी ने लैक्टेशन एंड पे दिया हुआ है। अच्छा सुनो, अब मैं पढ़ाने लगी हूँ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एक काम करूंगी, आई डू वन थिंग, इसके बाद ना ये हार्मोनल कंट्रोल वगैरह करा के टेस्ट डिस्कस कर दूंगी, मुझे प्लीज याद करा देना, ठीक है? यस मैम। सुनो, हाइपोथैलेमस ने बनाया जीएनआरएच, याद है तुम्हें? gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन गया जी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास, जिसका नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस। बड़े मजे से उसके पास गया, उसको कहता है भाई तू 2 हार्मोन रिलीज कर, एक आईसीएसएच जिसे कहते हैं एफएसएच। जो आईसीएसएच होता है जी वो जाता है एक सेल के पास जिसका लेडिक सेल के पास, और लेडिक सेल क्या बनाती है? सेक्स हार्मोन का नाम बताओ। टेस्टोस्टेरोन। ये पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की डेवलपमेंट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, आपको मालूम है ये इसके फंक्शन है। उधर एफएसएच कौन सी सेल्स के पास है? सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करती हैं? इनहिबिन। और इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिन किसको इनहिबिट करता है? एफएसएच को। और एक और बताऊं, सर्टोली सेल एक फैक्टर भी रिलीज करती हैं, एएमएफ फैक्टर, जो स्पर्मियोजेनेसिस को हेल्प करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। वर्ड है स्पर्मियोजेनेसिस, पढ़ लोगे तुम। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस का लास्ट पार्ट है, ठीक है? तो हाइपोथैलेमस से एडिनोहाइपोफाइसिस पे गया जीएनआरएच, फिर आईसीएसएच और एफएसएच बने, उन्होंने अपने अपने काम किए। और आपको मेरे ख्याल से पता होगा कि जब भी ये कभी टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा। उसी तरह से इनहिबिन भी कैसा फीडबैक देता है? नेगेटिव फीडबैक। जी, इनहिबिन जब बढ़ता है तो वो एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देता है। इसका चाहे हाइपोथैलेमस पे भी रोल लिख दो, एफएसएच पे भी होता है, ठीक है? कोई डाउट? हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच बनाया, वो कहाँ गया बताओ मुझे? एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस ने क्या बनाया? एलएच या लेडिक सेल के पास उसने क्या बनाया? टेस्टोस्टेरोन। अब आप एक काम कीजिए, आप कह रहे थे ये आप घर से बना के लाए, बनाया आपने? यस मैम। मुझे बिना देखे, सब लोग इसको एक बार बिना देखे बना दो, बिल्कुल सबके टिप्स पे चाहिए, किसी को कंफ्यूजन नहीं कि जीएनआरएच कौन बनाता है, एफएसएच एलएच कौन बनाता है, इनका रोल क्या है। जब ये इनहिबिन बढ़ता है तो एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देता है, जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है वो आईसीएसएच को, जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देता है। सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, बोलो समझ आ गया? यस मैम। ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बिना देखे 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, मुझे बिना देखे ये पूरा बना के दिखा दो। बना के दिखा सकते हो? यस मैम। कितनी देर लगाओ? 1 मिनट लो, आप 2 मिनट लो, बट बना के दिखा दो बिना देखे, कि आपको बिल्कुल क्लियर हो किसने एफएसएच बनाया, किसने एलएच बनाया, एलएच कहाँ गया, एफएसएच कहाँ गया। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस? लास्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, मतलब लास्ट स्टेप है स्पर्मेटोजेनेसिस का।
It's a part of spermatogenesis, spermiogenesis. अक्षिका, are you there? Yes, ma'am. मुझे ये अच्छे से समझा। तो टीचर ऐप, ठीक है ना? ठीक तूने है। इसको पूरे अच्छे से समझाना है। अब ये क्या क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, आता है तुझे? Yes, ma'am. अच्छे सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है वो मैसेज थ्रू गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस को देते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो ICSH बनाता है जिसे अपने मेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे बोल सकते हैं हम, और दूसरी जगह FSH बनाता है। जो मेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो आगे जाके रेटिक सेल्स को कहता है कि तू टेस्टोस्टेरोन बना, जो मेल सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो आगे जाके रिप्रोडक्टिव मतलब मेल एसेसिक ग्लैंड्स है, मेल एसेसिक डक्ट्स की फंक्शनिंग को मेंटेन करता है और साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस के भी काम आता है। दूसरी जगह जो FSH है वो उसके पास स्टिरोली सेल्स आते हैं, स्टिरोली सेल्स जिससे मेन नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और वो पेप्टाइड हार्मोन बनाता है जिसका नेम है इनिबिन। और दूसरी जगह वो मतलब स्पर्मियोजेनेसिस की स्टिमुलेशन के भी मदद करता होता है। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की लास्ट स्टेज होती है, अगर टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ गया तो वो ICSH की जो सिक्रीशंस है उसको कम कर देता, मतलब नेगेटिव फीडबैक देने लगेगी और साथ में हाइपोथैलेमस को भी। और अगर इनिबिन बढ़ गया तो वो FSH की सिक्रीशन को इनिबिट करने लग जाएगी। वेरी गुड बेटा। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. मेरे ख्याल से अब आपको किसी, कोई नया बच्चा, कोई पुराना बच्चा, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? GnRH किसने बनाया? Hypothalamus. FSH किसने बनाया? एडिनो हाइपोफाइसिस। Hypophysis. और इनिबिन किसने बनाया? सर्टोली सेल्स। Sertoli cells. मैंने आपको बताया होगा इनिबिन हमेशा किसको इनिबिट करता है? FSH। Release of FSH. बताओ जी, यहाँ तक कोई डाउट हो? Oh, ma'am. अच्छा, अब ऐसा ही आपको बताऊं, ऐसा ही फीमेल सिस्टम में भी हम लिखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। उसके बाद आप में से किसी बच्चे ने मुझे टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन बताने हैं, एस्ट्रोजन के फंक्शन बताने हैं और प्रोजेस्टेरोन के। पढ़ के आए हैं ना वो भी आप? Yes, ma'am. तो उसके बाद हम वो सब करेंगे, ठीक है? तो पहले हम हार्मोनल कंट्रोल उसका लिख लें, फीमेल्स वाला, oogenesis वाला। यस मैम। मैम जी बेटा, कुछ कहना चाहते हो? बस मेरे को ना एक पिछले टॉपिक में भी जो आपने पढ़ाया था उसमें एक डाउट है। पूछो जी, पूछो। हेलो मैम। पूछो बेटा, प्लीज पूछो। मैम जो आपने स्टार्टिंग में करवाई नहीं वो प्रोटीन्स वाला पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ मिल्क वाला। हाँ, मिल्क में प्रोटीन का नाम बताया, कैसे? मैम जो, एल्ब्यूमिन। हाँ जी, वो जो स्लाइड करवाई थी ना मैम, मेरे को ना एक्चुअली 100% नहीं समझ आई। कोई ना, वो दोबारा कर लेंगे। और कुछ? बस वो अभी कर लेते हैं, ठीक है? ये पहले काम खत्म करके फिर वो करके ही हमने टेस्ट पे जाएंगे। चलिए, ऐसा ही फीमेल्स का है, वो भी आप मुझे फटाफट से बता दीजिए। लीजिए, वो तो बहुत ही आसान है, इससे भी आसान है। हाइपोथैलेमस ने क्या बनाया? हेडिंग क्या थी? GnRH। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ Oogenesis. लो बच्चा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस आया, उसने क्या बनाया? GnRH. हर बच्चा आगे आएगा तो मुझे मजा आएगा। GnRH बनाया। ये GnRH कहाँ गया? Hypophysis. एडिनो हाइपोफाइसिस ने क्या बनाया? LH और FSH. FSH एंड LH कहाँ गए? Ovaries के पास. ओवरी के हार्मोन किस पे काम करते हैं? यूट्रस। मुझे बताओ, ओवरी के हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन किस पे काम करते हैं? Female reproductive sex. कि ये बनाती है एस्ट्रोजन एंड Progesterone. स्टेरॉइड हार्मोन्स के नाम बताओ। Estrogen and progesterone. आपको मालूम है कि ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी दोनों तरह के फीडबैक दे सकते हैं। अगर ये मान लो कम है तो ये पीछे कैसा फीडबैक देंगे? Positive feedback. एडिनो हाइपोफाइसिस के पास भी जाता है और हाइपोथैलेमस के पास भी जाता है। मान लीजिए ये हो गए ज्यादा, तो फीडबैक कैसा आएगा? Negative feedback. मान लीजिए ये हो गए कम, तो फीडबैक कैसा जाएगा? Positive feedback. पॉइंट्स पे कोई डाउट तो नहीं ना आपको? कोई हार्मोन जब खुद कम हो जाता है तो कैसा फीडबैक देता है अपने लिए? पॉजिटिव। यस, वाइस वर्सा।
अब ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा जी आपको। आप कौन सा बच्चा आ रहा है आगे? गौरिश है क्लास में? मैम। किसी और का मन है? मैम रिया। रिया, चल रिया तू सुना ले पहले। हाँ जी रिया। मैम हाइपोथैलेमस सबसे पहले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, फिर वो एडिनो हाइपोफाइसिस में जाता है, फिर मैम एफएसएच और एलएच रिलीज होते हैं जो कि ओवरी पे एक्ट करते हैं, फिर मैम ओवरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है जो कि यूट्रस पर काम करता है। अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होएगा तो नेगेटिव फीडबैक जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस को और हाइपोथैलेमस को। अगर वो कम हो गए हैं तो पॉजिटिव फीडबैक वापस जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस और हाइपोथैलेमस को। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। मतलब अब आपको ये क्लियर है बिल्कुल कि कौन किसके ऊपर कैसा फीडबैक कर रहा है। यस मैम। इस पार्ट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? मैम इसमें हमने टारगेट ऑर्गन यूट्रस को ही क्यों रखा? बेटा मेन तो यूट्रस पे ही काम करते हैं ना रजे। ठीक है बाकियों पे भी काम करते हैं, यूट्रस पे तो काम करते ही है ना। यस मैम। ये जीएनआरएच पता है आपको, सिर्फ छोटा सा 10 अमीनो एसिड का एक डेकापेप्टाइड है। हाइपोथैलेमस बनाता है इसको। कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस। जी जी। और आपको मालूम है जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, अगर आप देखोगे, मैं आपको पीछे लेके जाती हूँ, आप देखो जरा, टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक किसको दे रहा है? एडिनो हाइपोफाइसिस एंड हाइपोथैलेमस को। जीएनआरएच और एफएसएच एलएच को दे रहा है ना, एलएच को दे रहा है ना। जी मैम। यस मैम। ये जो आपको यहाँ मैं एक बड़ी अच्छी पॉइंट बताने जा रही हूँ, टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा इफेक्ट जीएनआरएच पे होता है फीडबैक। टेस्टोस्टेरोन का मेन फीडबैक किस पे जाता है? जीएनआरएच पे। बल्कि जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ना, उनका मेन फीडबैक एफएसएच एलएच पे होता है। ठीक है मैं लिख के देती हूँ। अब आपको ये तो पता लग गया सोर्स वगैरह। मैं यहाँ आपको पहले एक चीज लिख के देती हूँ जो आपने अच्छे से याद रखनी है। मैं लिख के दे रही हूँ कि जीएनआरएच एक डेकापेप्टाइड है जिसमें 10 अमीनो एसिड होते हैं। छोटा सा पेप्टाइड 10 अमीनो एसिड का। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। एक एनसीईआरटी ने लिखा था इसका ना पल्सेटाइल रिलीज होता है। ये हमारे नीट का क्वेश्चन है, रिसेंटली मैंने तुम्हारी असाइनमेंट में कवर किया। इसका रिलीज कैसा होता है? पल्सेस में, मतलब पल्सेटाइल रिलीज होता है। अभी समझाऊंगी आपको, समझ गए ना? कॉन्टिन्यूस नहीं, पल्स में रिलीज हुआ फिर रुक गया, फिर रिलीज हुआ फिर रुक गया। और आपको एक चीज बताऊं कि जीएनआरएच हैज मोर सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एलएच। पहले ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लो फिर हम मेरे साथ डिस्कस करना। इसका ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट किस पे होता है? एलएच पे। ऑल्दो इट हैज इफेक्ट ऑन एफएसएच आल्सो। कुछ चीजें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर ना नीट में, एम्स में भी नहीं, नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए ये मैं सारा तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं ताकि तुम्हारे जब तुम असाइनमेंट वगैरह सॉल्व करो तो तुम उन क्वेश्चंस की डेप्थ को बहुत अच्छे से समझ सको। जीएनआरएच एक छोटा सा 10 अमीनो एसिड का पेप्टाइड है और इसका रिलीज पल्सेस में होता है, मतलब कॉन्टिन्यूस रिलीज नहीं होता, पल्सेटाइल रिलीज होता है। जीएनआरएच इज मोर सिग्निफिकेंट ऑन एलएच as compared to FSH, although it has effect on FSH। मैं मानती हूँ कि इसका FSH पे इफेक्ट है, पर मेनली इफेक्ट क्या होता है? एलएच पे सारे। एलएच पे। अगर मैं ये कहूँ ना मोरलेस की GnRH इज एक्चुअली LHRH, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है, क्योंकि उसका मेन इफेक्ट किसके ऊपर होता है? LH पे। जो FSH LH है वो ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन्स है और they are produced by adenohypophysis। कौन बनाता है? एडिनोहाइपोफाइसिस। आपको बता दूं टेस्टोस्टेरोन का जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है जीआरएनएच। याद हो गया आपको? यस मैम। शाबाश। टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट इफेक्ट बुच जीएनआरएच पे है, इनडायरेक्ट एलएचएफएस पे है, बट
एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उनका डायरेक्ट इफेक्ट एफएसएच FSH ले भी लक्षित, आप तेरी बारी है। मुझे ये बता दे, तू इसे कैसे याद करेगी भी तुझे ये कभी ना भूले। हैज डायरेक्ट इफेक्ट, इसकी एक बड़ी प्यारी वो बनती है, बनाओ। डायरेक्ट इफेक्ट ऑन FSH-LH एंड इनडायरेक्ट ऑन, या मेन कह लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल दो, मेन इनडायरेक्ट ऑन GnRH। जीआरएच टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को फीडबैक देता है, बट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डायरेक्टली किसको फीडबैक देते हैं या मेनली किसको फीडबैक देते हैं? FSH-LH। FSH-LH। एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयडल हार्मोन है, आपको पता है? यस और नो? यस मैम। और आपको मालूम है इसको बनाने के लिए कौन सी ऑर्गेनल इन्वॉल्व है? SCR स्मूथ एंडोक्राइन। इसकी कई एग्जांपल होती हैं एस्ट्रोजन की, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रायोन, एस्ट्रियोल। एस्ट्रोन, ये इसके फॉर्म्स होते हैं बेटा। एस्ट्राडायोल, ये वर्ड्स आए हुए हैं आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में, बच्चे पूछते आते हैं मुझे मैम एस्ट्राडायोल क्या है। ये सब एस्ट्रोजन्स के आगे फॉर्म्स है। एस्ट्रोजन जैसे एंड्रोजन, उसकी एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है, तो एस्ट्रोजन एक जनरल नाम है। एस्ट्राडायोल, एस्ट्रायोल, एस्ट्रोन। मेन हार्मोन होता है एस्ट्राडायोल। बोलो क्या होता है? एस्ट्राडायोल। ये मेन हार्मोन। अच्छा, वो बच्चा जरा ये पहले ये वाला सारा अच्छे से कौन सुना रहा था? लक्षिता सुना रही थी? यस मैम। हाँ लक्षिता, क्या लिखा है मैम स्लाइड में? GnRH के बारे में बताया, छोटा सा 10 अमीनो एसिड का बना हुआ, और रिलीज यस मैम। ये समझते हो? पल्सेस में पल्सेटिंग है, मतलब कॉन्टिन्यूस रिलीज नहीं है। या पल्सेशंस। यस मैम। और जो हमारे पास FSH-LH है वो मेनली ग्लाइकोप्रोटीन्स है, इनको एडिनो हाइपोफाइसिस बनाता है। जब GnRH का उसके पास सिग्नल आ जाता है कि भाई GnRH रिलीज हो गया, अब FSH और LH बनाना है हमने। और जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो गया मैम हमारे पास, उसने अगर पॉजिटिव फीडबैक देना या नेगेटिव फीडबैक देना, वो सीधा हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, मतलब उसका फीडबैक सीधा GnRH तक पहुंचेगा। इसको याद करने का तरीका कोई बताओ कि भी मेल वाला जो हार्मोन है वो सीधा हाइपोथैलेमस के पास जाता है, और फीमेल वाला एडिनो हाइपोफाइसिस के पास जाता है। तब ये इसी से याद हो जाएगा। उसका मेन इफेक्ट हाइपोथैलेमस पे है, उसका मेन इफेक्ट एडिनो हाइपोफाइसिस पे है। कैसे याद करोगे? एनीबॉडी जिसके पास कोई ये तरीका हो इसे याद करने का? टी टेस्टोस्टेरोन हाइपोथैलेमस में भी टी आता है, उसमें लगा दो। फीमेल एस्ट्रोजन में भी टी आता है। FSH और एस्ट्रोजन का S। फीमेल FSH ऐसे याद कर लोगे? फीमेल FSH मेल। यस मैम। या ज्यादा जैसे इंडियन सोसाइटी थोड़ी मेल डोमिनेटेड है, तो टेस्टोस्टेरोन सीधा मास्टर ऑफ मास्टर के पास सीधा मास्टर ऑफ मास्टर के पास पहुंचा, ये सही है। और फीमेल वाला हार्मोन थोड़ा किसके पास गया? एडिनो हाइपोफाइसिस। उसने कहा नहीं, इतने बड़े के बंदे के पास कौन जाना। वो बड़ा बंदा कौन बनाया हमने यहाँ? टेस्टोस्टेरोन। हाइपोथैलेमस। तो मेल हार्मोन तो सीधा डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के ऊपर काम कर लेगा। फीमेल हार्मोन डायरेक्टली किस पे काम करते हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी पे। और एस्ट्राडायोल, एस्ट्रायोल, एस्ट्रोन, ये तीनों फॉर्म्स किसकी हैं बताओ मुझे? एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन एक जनरल टर्म है फॉर दीस हार्मोन। इनमें से मेन हार्मोन एस्ट्राडायोल है। एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल, एस्ट्रायोल, एस्ट्रोन। मेन हार्मोन बताओ कौन सा होता है? एस्ट्राडायोल। डायोल, ट्रायोल और ट्रोन, तीन फॉर्म्स। और मेरे ख्याल से तुम्हें पता है ये सारे स्टेरॉयडल हार्मोन की अगर बायोजेनेसिस बताओ ना, ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल। और फिर टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, सारों से एस्ट्रोजन बनता है। तभी तो अगर फीमेल में ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म कंप्लीट नहीं होता, वो टेस्टोस्टेरोन तक ही रुक जाता है। तो फीमेल में मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे उसको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। अब आता है जी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन, वो तुम्हें याद है? यस मैम। बताओ मेल सेक्स बिहेवियर। लिबिडो।
लिबिडो, टेस्टोस्टेरोन का बिहेवियर, टेस्टिस का डिसेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस, पूरा मेल सिस्टम का डेवलपमेंट, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, इवन एरिथ्रोपोइसिस, ये सब फंक्शन किसके हैं? टेस्टोस्टेरोन। मैं एस्ट्रोजन के फंक्शन पूछूं, वो सिंपल है, फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स, फीमेल सेक्स बिहेवियर, फीमेल्स में फेमिनाइन कैरेक्टर्स, वो सब एस्ट्रोजन के फंक्शन। प्रोजेस्टेरोन का बताऊं तो वो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है या एल्वोलाई बनाता है मेमरी ग्लैंड्स में, पता है ना? यस मैम। और थर्मोजेनिक हार्मोन टेम्परेचर भी रेज करता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी ये वाला तो सारा मैंने करा दिया। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा एग्जामिनेशन, ये ना नीट के आए हुए क्वेश्चंस उठा के मैंने ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी है। ये डिफिकल्ट पार्ट है, दिस इज नॉट इन रेगुलर बुक्स। तो ये याद रखिएगा, GnRH डेकापेप्टाइड है, 10 अमाइनो एसिड है, पल्सेटाइल रिलीज होता है। देन टेस्टोस्टेरोन जो है उसका मेन इफेक्ट सीधा हाइपोथैलेमस पे है, देन पिट्यूटरी पे, बट जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उनका मेन इफेक्ट पिट्यूटरी पे होता है। एडिनो हाइपोफाइसिस। जी, GnRH का ठीक है, दोनों को वो स्टिमुलेशन देता है, FSH LH को, बट मेनली अगर आप पूछते हो तो LH पे ज्यादा देता है। FSH पे भी है बट LH पे ज्यादा। ओके, तो आपकी ये स्लाइड लिखी गई? यस मैम। कल इसी को दोबारा सुनूंगी। हार्मोन्स भी आपने लर्न करके आने हैं। अब एक काम करती हूँ, मैं आपके स्क्रीन पे टेस्ट खोल देती हूँ, तो आप टेस्ट मेरे साथ डिस्कस कर लो। कर लें डिस्कस? वो भी बता दो जो आपको कहा था। अच्छा, वो भी दिखा देती हूँ। आप ये टेस्ट खोल लीजिए, आप लोग अपना डाउट पूछ लीजिए। मैं इसका वो वाली स्लाइड भी याद करा दूँ। सब आज की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड लास्ट है। GnRH में कितनी अमाइनो एसिड? 10 अमाइनो एसिड। रिलीज कैसा? पल्सेटाइल रिलीज। टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा इफेक्ट किस पे होगा? GnRH हाइपोथैलेमस। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का ज्यादा इफेक्ट? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन पे आपको टेस्ट नजर आना शुरू हो गया होगा। नो मैम। दिख रहा है? यस मैम। उत्तर बताओ, कोई डाउट? बहुत सिंपल था टेस्ट, तुम्हारा आना चाहिए था। अच्छा, तुम्हें मतलब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हेजिटेट नहीं करना, शर्माना नहीं। 91 92 में कोई प्रॉब्लम? किसी क्वेश्चन के लिए तुम्हें लगता हो ना भाई सबको आता है तो भी तुम पूछो, तो भी यू आर एब्सोल्युटली फ्री, तुम पूछ सकते हो। बोलो। 120। 120, उससे पहले कोई डाउट नहीं है? 120 व्हिच इज, ये क्वेश्चन गड़बड़ गया ना? व्हाट इज ट्रू? इसमें ना थर्ड सी ऑप्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए। यस मैम। तो मैं आपको फिर बता दूं, ये ऐसे एरोनियस क्वेश्चन वहां भी आते हैं बेटा। करेक्ट तो ये होता आंसर ACD, मैंने बोल दिया उनको करेक्शन कर दो। इसका प्रायोरिटी आंसर ACD दिया एज कम्पेयर टू AND। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। एक्चुअली क्या है, जब तुम क्वेश्चन को देखती हो ना तो तुम समझ सकते हो कि दे आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन सिस्टम। टेस्टिस की बात हो रही है, वास डिफरेंस की बात हो रही है ना, रेस की बात हो रही है, तो इसलिए उन्होंने सी को ह्यूमंस के रिलेशन में मान लिया। समझ रहे हो? बट है इसमें एरर, इसमें कोई दो राय नहीं। किसने आंसर 3 किया था, किसने आंसर 4 किया था? टेल मी। 4 किया था। थर्ड किया था मैम। थर्ड किया था मैम। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स लिखा हुआ था इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लिया। हाँ, इसीलिए ज्यादातर लोग ये मान के इसको थर्ड ही करेंगे। चेकिंग भी थर्ड के हिसाब से हुई है, पर जिन्होंने फोर्थ किया है एरर है क्वेश्चन में। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होना चाहिए। अगर इसे ह्यूमन के रिलेशन में ना सोचा जाए तो ये स्टेटमेंट गलत होती है ना? यस मैम। इसका प्रायोरिटी आंसर 3 जाएगा। और बताइए कोई डाउट? 113 113 114 13 और 14 13 में तो कुछ भी नहीं। ऑब्वियसली एक ही स्टेटमेंट ठीक है बेटा पहला, बाकी तो देखो सेवरल प्रोटीन हार्मोन तो बनाती ही नहीं। साइज भी गलत है, यू नो, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन भी नहीं है। लिगामेंट उसे कोई हार्ट से जोड़ते हैं, थोरेक्स में तो लंग्स पड़े हैं, हार्ट पड़ा है, सारा ही गलत। ओनली वन करेक्ट। तूने इसमें क्या किया?
मैम प्रोड्यूस प्रोटीन वाला प्रॉब्लम आ रही थी, प्रोटीन इश्यूज। तुम्हें पता नहीं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइडल है? ओवरी सेवरल प्रोटीन हार्मोन तो नहीं बना सकती ना बेटा। टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड्स ही बनाती है, मेन बनाती है, रिलैक्सिन बनाती, इनहिबिन एक्टिविन बनाती है, बट सेवरल नहीं है वो। सम प्रोटीन हार्मोन्स यस। और कोई डाउट? एक्सक्यूज मी मैम, 117 क्वेश्चन। 170 इस पेज पे भी कोई कह रहा था 127। 127 ये तो देख है ही बहुत आसान। इस तरह के क्वेश्चन देखना, तुझे पता है, सबको पता है भी ट्यूनिका वजाइनालिस बाहर है। चल तुझे बाकी तो टाइम ही नहीं वेस्ट करना, सीधा सी ऑप्शन सभी में है, एक ही आंसर बचता है। खैर वैसे तो तुम्हें स्ट्रक्चर भी पता है सारा, तुम्हें पता है ये भी अंदर होंगी, ये भी अंदर होंगी। एपिडिडाइमिस जो ये आपके पास बाहर होगा, बाकी सब अंदर होगा। एबीडी ये बी और डी। एपिडिडाइमिस बाहर है, आपने टेस्टिस के बाहर बनाया हुआ है यहाँ ऑन द पोस्टीरियर साइड, ये डक्ट्स जाती है ना, तो वो तो खैर आपको पता ही है। बट कई बार ये क्वेश्चन तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। सो दिस इज वेरी इजी। वजाइनालिस तो बाहर ही था ना एल्बुजिनिया के। 3 ऑप्शन में तो सी है, तो चौथा आंसर लगा दो। और बताओ। 108। हाँ जी मैम 117। 117 और भी कोई है? मैम 108। 17 देख लो। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स कहाँ पड़ी हैं? आउटसाइड द सेमिफेस्टिवल। आउटसाइड। बेटा ये कैसे गलत कर देते हो आप? मुझे समझ नहीं आती, कैसे डाउट होता है ये तुम्हारा, बताना। और 108 तो हद ही है, ये असाइनमेंट का भी है, मैंने पूछा भी बार बार। फ्लोपियन ट्यूब और प्रोस्टेट ग्लैंड छोड़ दो, क्योंकि फ्लोपियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल सिस्टम, प्रोस्टेट ग्लैंड तो सिंगल होता है। ये अब ये देखो, अगर तुम आरपीएस का था, असाइनमेंट का था? आरपीएस का आरपीएस का था मैम। और पता है एक वो स्पर्मेटिक कॉर्ड वाला भी क्वेश्चन बच्चों ने पूछा दूसरी क्लासेस में ना, ये वाला याद है तुम्हें? वो था इनक्विनल कैनाल वाला, हाथ वाला। यस मैम। वो भी मेरा हर क्लास में डिस्कस हुआ था, फिर भी भूल जाते। तुम क्लासेस ध्यान से लगाया करो बेटा, बेकार में नंबर नहीं गवाने हमने अपने। 123। हाँ ये वाला, ये देखो स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं ना, यहाँ इनक्विनल कैनाल चाहिए, पाथ तो इनक्विनल कैनाल होता है। ये भी आरपीएस का था, फिर भी गलत कर। तो ऐसी ऐसी चीजें मत गलत किया करो। और कोई डाउट है? पर फिर भी हेजिटेट नहीं करना, पूछो, कुछ भी पूछना है प्लीज। आ गया बाकी सारा? यस मैम। मेल की एक्सेसरी डक्ट बताओ। ट्यूबुलर रेक्टस से रेक्टाइल रेटिटेस्टिस एपिडिडाइमस urethra. एजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा। डेफरेंस यूरेथ्रा। आगे बढ़ो। यस मैम। यस मैम। लो जी, अब आ गया आपके पास वापस ये वाला पार्ट, ये पेज। आप क्या कह रहे थे कि हमें मेमोरी ग्लैंड वाला बता दो, ये कंपोजिशन ऑफ मिल्क। लो जी, कंपोजिशन ऑफ मिल्क याद कर लो। मिल्क में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन सब है। अब आयरन और विटामिन सी थोड़ा सा है। जब मिल्क बच्चा सक करेगा तो वो तो मिल्क आएगा ही आएगा, दिस इज अनकंडीशनल। बट बच्चे की क्राई पे, बच्चे की साउंड पे, बच्चे को देखते ही मिल्क आ जाना, वो माँ अपने लाइफ टाइम में डेवलप करती है, दैट इज कंडीशनल रिफ्लेक्स। बताओ ये याद हो गया? यस मैम। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर, कुछ सिंपैथेटिक फाइबर्स की स्टिमुलेशन ऑक्सीटोसिन के रिलीज को कम करेगी, और अगर वो कम होगा तो मिल्क का रिलीज भी कम हो जाएगा। बाकी मिल्क अगर मेमोरी ग्लैंड में इकट्ठा हो जाए तो उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है? इनहिबिटरी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। फिर से बताओ, मिल्क में क्या होता है? इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। जी जी, बताओ जी, याद हो गया? यस मैम। मैम। हाँ जी मैम एक सिंपल सा एक डाउट था। मैम मेरे को ना, जैसे कहते हैं कि कई जो लेडीज होती हैं वो मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर पाती। मुझे सुना ही नहीं, जोर से बोल। मैम जो कहते हैं कि कई लेडीज जो होती हैं वो मिल्क इजेक्ट आउट नहीं कर पाती, तो मैम उनको जो उनका जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उनकी जो मदर फीड तो ले नहीं पाते होते, तो फिर उन्हें मतलब मिल्क जो देते हैं वो फिर मैम कौन सा देते हैं जिसमें आयरन एंड विटामिन सी रिच होएगा?
दो तो इसको डाइल्यूट कर देते हैं, पानी डाल के उबाल के पिला दिया, उससे कई बार बच्चे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं जिससे उसको बचाना भी मुश्किल हो जाता है, बट देयर इज नो सोल्यूशन। कुछ तो दोगे ना बच्चे को। हमने आपको बोला बायोटेक्नोलॉजिकली हमने ऐसी काऊ भी बना दी है जिसका मिल्क ह्यूमन मिल्क को काफी रिजेंबल करता है। ठीक है, वो पढ़ोगे तुम बायोटेक वाले चैप्टर में। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बताना जब Thank प्लस you, का ma'am. साइन आया था, दोबारा बताना, जब प्लस का साइन आया था तो क्या करना होता है, विंडो पे चले जाओ और फिर बंद कर दो, है ना, और फिर रीस्टार्ट कर लो। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू मैम। बाय मैम। Bye, ma'am. अच्छा सुनो, कल आप क्या करना है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाला सारा अच्छे से लर्न करके आओगे फिर से। यस यस मैम। मैम। बंसल तेरे कितने नंबर आए इस बार, बताए नहीं। पुरु नम ज़ूलॉजी में फुल, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, मजा आ गया। पनीत के कितने आए, पनीत? 175। एक्सीलेंट, अगली बार भी ऐसे ही लेने। यस मैम। हार्मोन्स वाले पार्ट में कंफ्यूज तो नहीं होना। नो मैम। कल जितना मैंने ये कराया, अभी मैं आगे कुछ पढ़ने को नहीं दे रही आपको। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 3 टॉपिक आने हैं, सीक्वेंस मैं डिसाइड करूंगी, पर पहले तुम मुझे इतना लर्न करके दिखाओ, ठीक है। Yes. ओके, बाय बाय रजे, गॉड ब्लेस Thank यू, you, ma'am. बाय। Thank you, ma'am. थैंक यू।